if now in last class we have completed our unit number 2, so in today's class we are going to start our new unit, unit 3rd, and the very first thing which we are going to discuss is unit 4 is presentation skills. Okay, though this unit deals it also having so much bifurcations, so much parts, but the very first thing which we are going to discuss is presentation. ठीक, so presentation शुरू करने के पहले मैं आप ही लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या what do you understand by presentation? क्या होता है presentation का मतलब? कोई बताएगा? किसी भी चीज को मैम ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना, पेश करना, अपने आइडियाज मतलब जो भी मेरे पास मतलब कुछ है उसको रिप्रेजेंट करना, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना, अपने जो व्यूज हैं, थॉट्स हैं, उनको ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब बस सिंपली अगर हम लोग देख ले तो प्रस्तुत करना, वो हो सकता है कुछ भी प्रस्तुत करना। पीपीटी वगैरह बना के भी करते हैं मैम। पीपीटी बना के भी करते हैं हम लोग, स्पीच देते हैं, वो भी एक तरह का प्रेजेंटेशन होता है। हम लोग स्पीच देते हैं, पीपीटी बना के करते हैं। हम लोग बिना पीपीटी, बिना स्पीच के थ्रू डेटा, फैक्ट, फिगर, जैसे सिविल और मैकेनिकल की बात करें तो अगर आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो आप लोग हो सकता है कोई अपने टेक्निकल डायग्राम को ऑडियंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना? तो ये सारे क्या होता है? ये सारे होता है प्रेजेंटेशन स्किल। लेकिन जो हम लोग आज प्रेजेंटेशन स्किल की बात करेंगे वो होगी टोटली एंड टोटली स्टेज ओरिएंटेड, कि मतलब जब हमारे सामने लार्ज ऑडियंस बैठी हो, वो ऑडियंस कोई भी हो सकती है, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के अदर डिपार्टमेंट के लोग हो सकते हैं, नेशनल ऑडियंस हो सकती है, अगर हमने बहुत अच्छा कुछ अचीव किया तो इंटरनेशनल ऑडियंस हो सकती है, मतलब कुछ भी, एनीवन। तो जब हमें कभी भी कोई प्रेजेंटेशन देनी चाहिए तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, वो सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। और अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स में बहुत बड़ी दिक्कत होती है हेजिटेशन की, राइट? मतलब बच्चों को क्या लगता है कि उनको लिखना सब आता है, उनको समझ में सब आता है, लेकिन वो दूसरों के सामने उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, वो बता नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है क्लास? व्हाई इट हैपेंस कि हम अपने थॉट्स, अपने व्यूज को दूसरों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं? व्हाई दिस हैपेंस? ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एग्जैक्टली। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों होता है? लैक ऑफ नॉलेज। मैम क्योंकि हम लोग इतना एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, मतलब यूज नहीं करते ज्यादा वाइडली। जैसे कि हमें इंग्लिश आती है लेकिन वी कांट कम्युनिकेट इन इंग्लिश। Why we can't communicate? Because we don't have confidence, we don't have experience, we hesitate. होता क्या है कि अगर मुझे कोई पब्लिकली बोले ABCD सुनाने को तो शायद हम एक भी बार हेजिटेट नहीं करेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि वो बचपन से पढ़ी चीज है, हम इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं उसके साथ और हमारा डर खत्म हो गया, हमें पूरा फुल कॉन्फिडेंस है कि हम ABCD कभी गलत नहीं बोल सकते। लेकिन जब बात काका काका की आती है तो फिर हम लोग क्या होता है, कॉन्फिडेंस हमारा गिर जाता है। बहुत सारे बच्चों को काका काका नहीं आता होगा, राइट? तो जब ये लोगों को बोली जाती है बोलने के लिए तो व्हाट हैपेंस, हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। और हमारा कॉन्फिडेंस तब और तभी बस गिरता है जब हमें उस पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप कभी स्कूल टाइम में स्पीच देते होगे तो आप क्या करते हो, उस स्पीच को 10-15 बार पहले याद करते होगे, है ना? करते थे याद? यस मैम। तो याद करने से क्या होता है कि जितना ज्यादा आप उसको याद करोगे उतना ज्यादा वो आपको आती जाएगी, और जितना ज्यादा वो आपको आएगी आपका कॉन्फिडेंस उस पर उतना ही ज्यादा बन जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। ओके, सो द 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन प्रेजेंटेशन इज प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। ओके, इसी को हम लोग 4 P's ऑफ प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने 4 P's ऑफ प्रेजेंटेशन को अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, आपको कभी भी लाइफ में ये
थ्योरी की तरह मत पढ़ो इसको, डू टेक इट एज अ लाइफ लेसन। व्हाई आई एम सेइंग दिस टू टेक इट एज अ लाइफ लेसन, क्योंकि फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। मतलब प्लानिंग क्या होती है, प्रिपरेशन, देन प्रैक्टिस एंड देन परफॉर्म। दीज, ये एक ऐसा ऐसा 4P एक ऐसा कोड है जिससे अगर आपने ये कोई भी प्रेजेंटेशन देने के पहले ये चारों चीज आप लोगों ने कर ली तो फिर आपकी प्रेजेंटेशन कभी खराब नहीं हो सकती है। ओके, द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ 4Ps ऑफ प्रेजेंटेशन इज प्लानिंग। ओके, तो आप ही लोग मुझे बताइए प्लानिंग में क्या करते हैं हम लोग, क्या हमें प्लान करना चाहिए? मैम कंटेंट मतलब इकट्ठा करना चाहिए, जिस चीज के बारे में हमें प्रेजेंटेशन देना है उसके लिए कंटेंट हमें सबसे पहले इकट्ठा करना चाहिए। फिर मतलब कितना टाइम हमें मिलेगा उसको प्रेजेंट करने के लिए, मतलब उसके हिसाब से कंटेंट में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा। फैक्ट्स बताएगा ये सारे। एनीवन एल्स? देखिए प्लानिंग का मतलब होता है, अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब क्या होता है? मैं ये नहीं पूछ रही कि प्लानिंग में हम लोग करते क्या है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ। मैम प्री डिसाइडेड गोल को अचीव करना मैम प्लानिंग कहलाता है। प्री डिसाइडेड गोल को अचीव करना प्लानिंग नहीं कहलाता है, प्री डिसाइड गोल को बनाना प्लानिंग कहलाता है बच्चा, ओके मैम। है ना। मतलब किसी प्लान को बनाना ही तो प्लानिंग कहलाएगा। अगर प्लान बन गया, उस प्लान को अचीव करना तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव कहलाएगा, मतलब कि आपका उद्देश्य क्या है ना। लेकिन प्लान मतलब लेआउट बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना। जब आप लोग क्या करोगे, सिविल वाले, मैकेनिकल वाले किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो प्री डिसाइडेड गोल को पहले बनाना पड़ेगा ना हम लोग को, एक पेपर पे, पेन पे, या फिर कंप्यूटर पे, या ग्राफिक्स की हेल्प से, जो भी टेक्निकल टूल्स आप लोग यूज करते हो पहले बनाओगे ना। कि जैसे कंस्ट्रक्शन को, एक किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करना है तो पहले आप प्लान बनाओगे कि हमें 10 दिन में उसके बेसिक डिजाइन को पूरा करना है, फिर हमें 1 महीने में एक्चुअल डिजाइन को कंप्लीट करना है, फिर हमें 2 महीने फिनिशिंग के लिए चाहिए। ऐसे ही प्लान बनाते हैं हम लोग। यस हाँ जी, तो प्लान का मतलब कुछ नहीं, बस चीजों को अरेंज करना, अपने दिमाग में सेटल करना। तो प्रेजेंटेशन देते वक्त भी हमें जिस चीज का ध्यान देना चाहिए, ओके। सो प्लानिंग का मतलब होता है क्लास की किसी चीज की प्लान करना। तो प्रेजेंटेशन देते वक्त भी हमें कुछ चीजें प्लान करनी होती हैं। ओके, कैसे प्लान करनी होती है? पहले हमें हमारा पर्पस डिसाइड करना होता है कि आखिर ये प्रेजेंटेशन हमें देनी क्यों है। ठीक, बहुत बार प्रेजेंटेशन क्या होती है, हमें स्कूल लेवल पे देनी होती है, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको कोई पीपीटी बना के अपने टीचर को प्रेजेंट करना है जिसमें आपके क्लास के बच्चे होंगे। ओके, बहुत बार क्या होता है कि आपको जॉब के लिए जाना है तो उस जॉब के लिए आप एक प्रेजेंटेशन रेडी करते हो, मतलब एक सेल्फ इंट्रोडक्शन की प्रेजेंटेशन रेडी करोगे। कभी कभी होता है क्या कि आप किसी इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जा रहे हो तो वहां आपको कुछ नया थ्योरी, नया कॉन्सेप्ट लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, तो वहां पे प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होगा। ठीक, तो सबसे पहले फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये डिसाइड करना कि हम किस उद्देश्य से प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। हम जिस उद्देश्य से प्रेजेंटेशन देने वाले हैं हम उसी लेवल की प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जैसे कि मैं आप ही लोगों से अगर पूछूं तो क्या आप लोग जब अपने क्लासरूम में प्रेजेंटेशन दोगे और कभी आप यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रेजेंटेशन दोगे तो क्या दोनों टाइम पे आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन और आपका कंटेंट एक ही जैसा होगा? नो मैम, अलग अलग। अलग अलग। कैसे अलग अलग? जब आपको पता हो कि आपकी जो ऑडियंस है
वो बहुत ज्यादा मतलब हाईली ओवर क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं या बहुत ज्यादा अलग अलग फील्ड के लोग आ रहे हैं, तो उस समय क्या करते हो आप कि आप बेस्ट प्रेजेंटेशन बना के जाते हो कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सब पता होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हमें प्लान आउट करना होता है कि हमारा पर्पस क्या है, हम किस उद्देश्य से देने जा रहे हैं, क्या ये क्लास प्रोजेक्ट है, ये इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए। जब हम जॉब के लिए देने जाते हो तो हम कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं, हमको लगता है कि हम सब कुछ कर ले, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो ये नौकरी हमारे हाथ से चली जाएगी। लेकिन वही हम क्लासरूम में प्रेजेंटेशन दे रहे होते तो हम थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच रखते हैं कि चलो कोई नहीं, एक आध पॉइंट छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में ही तो हम लोग दे रहे हैं, गलती कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हमें अपना foremost what we have to decide is our purpose, then analyze the audience। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी ऑडियंस कौन है। ठीक, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको पता हो कि आपके सामने जो ऑडियंस बैठी हो वो बहुत स्किल्ड हो, बहुत स्किल्ड का मतलब वो हाईली क्वालिफाइड हो, तब आपकी लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन डिफरेंट रहेगी। वहीं कभी आपको पता चले कि आप अपने जूनियर्स के सामने प्रेजेंट करने वाले हो, मतलब आप जो भी प्रेजेंटेशन दोगे वो जूनियर्स के सामने देने वाले हो, आपसे छोटे हैं, तो उस समय क्या लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन अलग रहेगी क्लास? यस मैम, बेसिक यस लेवल मैम। पे रहेगी। एग्जैक्टली फिर एनालाइज द ओकेशन। अभी मैंने बताया आपको ओकेशन डिसाइड करना होगा कि आप जॉब के लिए दे रहे हो, कि आप कंपटीशन के लिए दे रहे हो, कि आप कैजुअली अपने क्लास में दे रहे हो, कि आप वाइवा के लिए प्रेजेंटेशन दे रहे हो। अलग अलग ओकेशन पे अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, बेस्ट प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले ये भी प्लान आउट कर लीजिए कि आपका ओकेशन क्या है। फिर प्लानिंग का ही लास्ट पार्ट होता है सेलेक्ट अ सुइटेबल टाइटल। सेलेक्ट अ सुइटेबल टाइटल का मतलब कि प्रेजेंटेशन बनाने से पहले एक हेडिंग जरूर तैयार कर लें। हेडिंग क्या होता है कि जो लोग आपकी प्रेजेंटेशन को देख रहे होते हैं, जो लोग आपकी प्रेजेंटेशन को सुन रहे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं हेडिंग से ही एक आइडिया मिल जाता है कि ये प्रेजेंटेशन किस बारे में होने वाली है, मैम राइट? जैसे मैम जैसे भ्रष्टाचार कैंसर से भी खतरनाक। हाँ बिल्कुल। अब ये क्या था, ये टाइटल था। अब टाइटल पढ़ के आधी ऑडियंस को समझ में आ जाएगा कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड चीजें इसमें सुनने को मिलेंगी, राइट? क्लियर क्लास? और कोई एग्जांपल यस देगा मैम। मुझे इसका? कोई नहीं, ठीक। तो व्हाट टाइटल हैपेंस, का मैम, टाइटल का या प्लानिंग में हम लोगों ने क्या क्या किया? अच्छा कोई नहीं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस कि अब यहाँ तक में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखी कि हाउ वी आर गोइंग टू प्लान अ थिंग। अभी हम लोगों ने मेन प्रेजेंटेशन पे काम करना नहीं चालू किया है। मेन प्रेजेंटेशन का कहने का मतलब कि हमारे कंटेंट, हमारी इन सब चीजों से रिलेटेड कोई भी काम करना नहीं चालू किया है। बस और बस हम लोगों ने अभी सिर्फ प्लान किया है कि हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी है, कौन हमारे सामने होगा, क्या ओकेशन है, मतलब चीजें अभी हम अपना से माइंडसेट कर रहे हैं। प्लानिंग इज जस्ट अ माइंडसेट कि हमें कैसे प्रेजेंट करना है। अब नेक्स्ट पे जो हम आते हैं वो होता है प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन का मतलब क्या होता है क्लास? बस मुझे मीनिंग बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेपरेशन? तैयार होना। तैयारी करना। तैयारी करना है ना। तो तैयारी हम लोग, अब हम लोगों ने प्लान कर लिया, ठीक। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था। अच्छा मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ, बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ, ठीक। शादी, ठीक। शादी सीजन चल रहा है, आप लोग भी देख रहे होगे, कोरोना एकदम पीक पे है लेकिन शादियां भी एकदम पीक पे चल रही हैं, कोई पीछे नहीं हट रहा है ना। तो शादी भी एक तरह का प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन होती है, लोग क्या कर रहे होते हैं, सजावट, खाना पीना, कपड़े लत्ते, यही तो दूसरों को दिखा रहे होते हैं अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखा जाए तो, राइट? यस मैम। है ना? यस मैम। एग्जैक्टली। सो शादी भी क्या होती है कि जैसे ही शादी की डेट डिसाइड होती है कि अच्छा 18 अक्टूबर को शादी होने वाली है, तो पहले हम लोग प्लानिंग करना चालू कर लेते हैं कि कितने गेस्ट को हम लोग बुलाने वाले हैं, और कहाँ पे हम लोग कौन सा मैरिज हॉल सेलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग खाने में क्या क्या डिश रखेंगे,
प्रोग्राम कितने बजे चालू करेंगे, क्या ये सब भी प्लानिंग का पार्ट हुआ? अभी देखिए शादी शुरू नहीं हुई है, अभी कोई भी चीजें नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, सारी चीजों को प्लान आउट कर लेते हैं अपने दिमाग में, ठीक। फिर नेक्स्ट व्हाट कम्स, प्रेपरेशन। अब हम लोग पूरी तैयारियां पे जुट गए हैं, ठीक। प्रेजेंटेशन की भी बात करें तो हम लोगों ने पर्पस डिसाइड कर लिया, ऑडियंस, ओकेशन, टाइटल सब डिसाइड कर लिया। अब हम लोग प्रेपरेशन, मतलब कि अभी भी मैंने प्रेजेंटेशन में देने नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं तैयारी करूंगी। तैयारी कैसे? अब मैं कंटेंट के बारे में डिस्कस करूंगी। कंटेंट के बारे में डिस्कस करने का मतलब होता है जैसे कि डिसाइड करना कि हमारा सेंट्रल आइडिया क्या है। जैसे अभी किसी बच्चे ने एग्जांपल दिया था भ्रष्टाचार, ठीक। तो मेरा सेंट्रल आइडिया क्या हो गया? करप्शन या भ्रष्टाचार, ठीक। अब मुझे अपना मेन आइडिया डेवलप करना होगा। मेन आइडिया कैसे डेवलप करते हैं हम लोग? अपने सेंट्रल आइडिया में से अपने मेन आइडिया को निकालते हैं। जैसे कि क्या टाइटल दिया था बेटा आपने, फिर से रिपीट करिए, या कोई भी नया टाइटल दे दे, कोई भी बच्चा नया टाइटल दे। बताइए क्लास। ईमानदारी। जी, पूरा टाइटल देना है, पूरा टाइटल वही वाला दे दो जो दिया था। कैंसर से भी खतरनाक है भ्रष्टाचार। कैंसर से भी खतरनाक है भ्रष्टाचार, बिल्कुल। अब हमने सेंट्रल आइडिया क्या डेवलप किया था कि कैंसर से भी, टाइटल के बाद ही, हमारे टाइटल से ही निकल के हमारा एक सेंट्रल आइडिया आया कि अब ऑडियंस को टाइटल देख के हमें भी एक सेंट्रल आइडिया बनाने को मिल गया कि अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैंसर इतनी बुरी बीमारी होती है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है उसको उससे भी ज्यादा कंपेयर किया गया कि ये उससे भी ज्यादा वर्सन चीज है। मतलब ये कितनी बुरी है, ये किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से खा सकती है, ठीक। तो अब हमने सेंट्रल आइडिया डिसाइड कर लिया। अब हम लोग मेन आइडिया डिसाइड करेंगे। मेन आइडिया कैसे? हम बहुत सारी भ्रष्टाचार से रिलेटेड बातें बताएंगे, जिसको कहीं ना कहीं हम कैंसर से जोड़ेंगे। फिर हम और भी चीजें देखेंगे कि भ्रष्टाचार की शुरुआत कैसे हुई, पहले कैसे भ्रष्टाचार होता था, अब में क्या अंतर हो गया, कंपैरिजन करेंगे, चीजों को देखेंगे। ये सारी चीजें हम प्रेजेंटेशन में रखेंगे। फिर आखिरी में हम लोग क्या करेंगे? गैदर सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। हम कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे, हम अपने प्रेजेंट सिनेरियो में ही कुछ एग्जाम्पल्स को ढूंढ लेंगे जो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट को वैलिडिफाई करेगा। मतलब हमने जो स्टेटमेंट लिखा है इसके हम एग्जाम्पल, क्योंकि कोई भी बातें अगर हम लोग करते हैं तो हमेशा तर्क और वितर्क पे करते हैं, राइट। प्रूफ यस पे मैम। करते हैं। अगर हवा में कोई यस चीज मैम। कहना क्या मानी जाती है? नो मैम। नहीं। हर चीजों को हम लोग तर्क और वितर्क पे करते हैं। जैसे कि अब कोरोना के डेटा आ रहे हैं, अब कोई बोल दे कोरोना के एक दिन में 10 लाख मरीज आ रहे हैं, तो क्या ये कथन कहीं भी सही है? नहीं। लेकिन अगर नहीं हम, सर मैम। नहीं सही, लेकिन अगर हम हर दिन की टेस्टिंग की रिपोर्ट लेके आए और तब देखें कि सच में एक दिन में 10 लाख लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उस RT-PCR जो नेट से हम लोग डेटा निकालते हैं, तो क्या ये कथन सही होगा? हाँ यस मैम। यस मैम। मैम। है ना। तो कहने का मतलब यस कि मैम। हमको हर बात को प्रूफ करने के लिए कोई डेटा चाहिए होता है, कोई सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। अगर हम लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो हमें एक दो ऐसे किस्से या एक दो ऐसे एग्जाम्पल लेके आने पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं हमारी बात को सच साबित कर रहे हो। चाहे वो पॉलिटिशियन से रिलेटेड डेटा लेके आ जाए हम लोग, क्योंकि भैया भ्रष्टाचार कहीं पे आता है तो सबसे पहले पॉलिटिशियन ही आते हैं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही लोग होते हैं। ओके। तो यस मैम। यस मैम। सिस्टम होता है, हमारी गवर्नमेंट होती है, जो करती है यही करती है। बाकी तो नॉर्मल पर्सन जो होता है उसके पास कुछ नहीं होता है, वो बस अपना काम करता है, जीता है, खाता है, और कहीं ना कहीं वो इस पूरे भ्रष्टाचार में फंस रहा होता है। जैसे जॉब्स की बात करें हम, आप देखते हो लोग जो डोनेशन दे के जॉब ले लेते हैं, है ना। और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं वो क्या होता है, वो पीछे हो जाते हैं, राइट। ये भी क्या है? ये भी तो एक तरह का भ्रष्टाचार ही है। यस मैम। अब जो बच्चा बहुत डेडिकेटेड होता है वो इतना डिमोरलाइज हो जाता है कि कुछ लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज देखिए हमारे सेंट्रल आइडिया को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करेगी कि वो कैंसर से भी खराब है। सेंट्रल आइडिया को ही जस्टिफाई कर रही है हमारे टाइटल को। और हम लोगों ने न्यूज़पेपर के डेटा ले आते हैं कि बहुत सारे भ्रष्टाचार से क्या इफेक्ट पड़ता है, यूथ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, गरीबों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब सो मेनी थिंग्स।
ठीक, तो ये सब क्या हो गया कि हमने प्लानिंग की, उसके बाद हम लोगों ने प्रिपेयर किया कि क्या चीज कैसे हो रही है। ओके, तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट क्लास? एनीवन? नो मैम। समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. ओके, ठीक। सो सेम हैपेंस विद, अब जैसे ये सारी चीजें मैंने कहीं ना कहीं एक वर्ड में स्लाइड बना ली या पीपीटी रख ली या एक पेपर में बना लिया। ओके, ये सारी चीजें मैंने लिख ली क्योंकि मुझे इन्हीं पे, इसी पे जाके एक स्पीच देनी है, इसी पे जाके ऑडियंस को बताना है। ओके, सो अब मैं क्या करूंगी कि सिर्फ प्लान करना और अपने पूरे आइडिया को, थॉट्स को कहीं लिख लेना तक ही चीजें सीमित नहीं होती हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। एक कथन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक सेइंग होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या कहती है वो? किसी को पता है मीनिंग इसके? बताइए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक तो मुझे सबसे ज्यादा शिकायत इस क्लास की गर्ल्स से होती है। गर्ल्स कभी नहीं बोलती हैं, नेवर। मैम नहीं पता। नहीं पता, किसी को नहीं पता प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट? मैम कुछ सफलता प्रैक्टिस करते ही करते कुछ पूंजी है, ऐसा ही कुछ मतलब है, कोई भी सफलता पिपल है ही वो उस ये काम को क्या करता है, परफेक्ट बना किसी की लेता है मैम। पूंजी है। सफलता ही इंसान को परफेक्ट नहीं बनाता है। प्रैक्टिस, जिस चीज की आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप उस काम में उतने ज्यादा परफेक्ट होते जाओगे। राइट? यस मैम, अभ्यास इसकी हिंदी मीनिंग में। Yes. हाँ, मतलब कि किसी भी एक काम को आप एक बार करो शायद गलत होगा, दो बार करो फिर गलत होगा, तीन बार करो फिर गलत होगा, लेकिन चौथी बार आपको समझ आने लगेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे थे। फिर पांचवी बार आप उस गलती को सुधारोगे, छठवीं बार आप और अच्छा करोगे, सातवीं बार, 10वीं बार, 20वीं बार तक आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। गेटिंग इट क्लास? 20वीं बार तक आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप एकदम महारत हासिल कर लोगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर प्रेजेंटेशन भी हो तो उसको ज्यादातर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। आपको अगर कुछ बोलना है तो मिरर के सामने खड़े होके प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, शीशे के सामने आप खड़े हो जाइए और आप खुद ही से बोल के चीजों को प्रैक्टिस करिए। वरना घर में अगर कोई आपके फ्रेंड हो, कोई मम्मी मम्मी पापा हैं, कोई भाई बहन हो, तो उनके सामने आप 2-4 बार प्रैक्टिस करिए। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आप प्रेजेंटेशन को उतना ही अच्छा बनाओगे। क्या होता है कि जब किसी चीज को आप ज्यादा बार बोलेंगे 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 ना, तो आपको एक बिलोंगिंगनेस हो जाती है, उससे एक लगाव हो जाता है, तो वो शब्द आपको अपने लगने लगते हैं। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कहीं से कट कॉपी पेस्ट किया, ऐसा लगेगा कि ये मैं ही, ये चीज मेरी है, मैं ही इसको बहुत देर से पढ़ रहा हूँ, तो मुझसे अच्छा किसी को नहीं आता। ओके, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है टाइम द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को हमेशा टाइम सेट कर लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर 10 मिनट से ज्यादा की प्रेजेंटेशन ना हो। होता क्या है कि आप जब लंबी प्रेजेंटेशन देते हो तो जो आपकी ऑडियंस होती है वो बोर होने लगती है। आप देखते हो कि कुछ लोग 1-1 घंटे तक बोलने लगते हैं। 1-1 घंटे तक बोलने का मतलब क्या होता है? 1-1 घंटे का बोलने का मतलब होता है कि सामने वाली बोर ऑडियंस कर रहे हैं। बोर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, कुछ लोग जम्हाई लेने लगते हैं, कुछ लोग सो ही जाते हैं, है ना? इसीलिए प्रेजेंटेशन छोटी रखिए, लेकिन उसमें डेटा, फैक्ट, फिगर, इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल इतना सारा रखिए कि उसको लोग अपने से कनेक्ट करें। लोगों को ऐसा लगे कि अच्छा ये कुछ ऐसा बता रहा है जो मेरे से ही रिलेटेड है। ओके, फिर आउटलाइन दी प्रेजेंटेशन। अपनी प्रेजेंटेशन में जो हेडिंग्स हैं उसको हमेशा आउटलाइन कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरी प्रेजेंटेशन आपकी पैराग्राफ में ही चले, बीच बीच में हेडिंग्स को लाना चाहिए, कुछ नया लाना चाहिए, एग्जाम्पल लाना चाहिए, मतलब हर चीजें उसमें होनी चाहिए, आउटलाइन कर लेनी चाहिए प्रेजेंटेशन को। ओके, कोई डाउट यहाँ तक क्लास किसी को? No, ma'am. मैम गेदर सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। गैदर सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। यस मैम। ओके, गैदर सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन का मतलब मैंने बताया कि आप जो भी कथन कह रहे हैं उस कथन से रिलेटेड आपके पास कोई डेटा होना चाहिए, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि
आपने बोल दिया कि कोरोना से एक दिन में 10 लाख मरीज मर रहे हैं, तो आपके पास इसको प्रूफ करने के लिए कोई डेटा होना चाहिए। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल निकला कि कोरोना से इतने लोग मर रहे हैं, तो आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया का वो न्यूज़पेपर होगा, तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं, ये जो मैं बात कह रही हूँ देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है, मतलब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये चीजें कहीं ना कहीं प्रूवन है। ओके, मतलब एविडेंस बेस्ड और हाँ मतलब बस होना बस चाहिए बस, डाटा। वेरी गुड। मतलब आंकड़े। बातें बातें वही सत्य मानी जाती हैं जिसके अंदर डेटा हो, फैक्ट हो, प्रूफ हो, एविडेंस हो, है ना। वरना सब चीजें सही नहीं होती हैं, फिर सब चीजें क्या हो जाती है, नॉन फिक्शियस हो जाती है, फिक्शनल होती है, मतलब काल्पनिक बातें होती हैं। लेकिन नहीं, आपकी बातों को सत्य तभी माना जाएगा जब आप कोई डेटा के साथ उसको बताओ। मैं ये बोल दूं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 400 करोड़ मतलब 4 बिलियन है, तो ये चीज मैं कैसे प्रूफ कर सकती हूँ? कोई कोई मुझे बताएगा इसका एविडेंस क्या होगा? डाटाबेस, हाँ, डाटा के बेस पे, डाटा के बेस मैम पे नेशनल मैम। सेंसस। नेशनल सेंसस, वेरी गुड निशांत, वेरी गुड, है ना। सेंसस क्या होता है? कोई बताएगा मुझे क्या होता है सेंसस? जनगणना। जनगणना, जनगणना। एग्जैक्टली। जनगणना हमारे देश की करेक्ट पॉपुलेशन को बताती है, और वही हमको बताती है कि कितनी हमारी पॉपुलेशन है। किसी के कहने सुनने पे नहीं, कोई डाउट हो तो तुरंत जनगणना पे देख लेना चाहिए। हमारा फ्रेंड कहता है कि नहीं 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 यार, टीम क्या कहते हैं, कल का मैच इंडिया हार गई, ऑस्ट्रेलिया जीत गई, हम क्या मान ही नहीं सकते? तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, तुरंत गूगल पे जाते हैं। गूगल पे जाते हैं तो एनडीटीवी इंडिया पे न्यूज आई रहती है, आज तक पे न्यूज आई रहती है, तो यहाँ से देख के हम उसको एविडेंस की तरह यूज करके उस बात को सत्य मानते हैं, राइट। यस मैम। तो कोई डाउट क्लियर हो गया कि गैदर सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बताओ बेटा, यस वाजुद्दीन, मैम। आपको दिक्कत थी? कोई डाउट? नहीं मैम, समझ में आ गया। हाँ, वेरी गुड, ठीक। फिर लास्ट होती है परफॉर्म। आप लोग ने देखा कि 4 पीस में से 3 पी तक तो प्रेजेंटेशन हमारी शुरू ही नहीं हुई। मतलब प्लानिंग में भी हमने एक्चुअल प्रेजेंटेशन नहीं शुरू की, प्रिपरेशन में भी नहीं शुरू की, प्रैक्टिस में भी नहीं शुरू की। तो लास्ट पी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्म। परफॉर्म में हम लोग प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। मतलब परफॉर्मेंस विल बी दैट डे जब आप एक्चुअल प्रेजेंटेशन सच में ऑडियंस के सामने देने जा रहे हो, ठीक। बिगिन द प्रेजेंटेशन विद कॉन्फिडेंस। बिगिन द प्रेजेंटेशन विद कॉन्फिडेंस मतलब कि आप जब स्टेज पे जाइए तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको प्रेजेंटेशन शुरू करनी चाहिए। मतलब अगर गुड मॉर्निंग भी बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल जोश के साथ बोलिए। ये क्या हेल्प करता है? आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस देता है, और सामने वाली जो ऑडियंस होती है वो आपकी तरफ देखने लगती है। आप लोग देखते होंगे कुछ टीचर्स आते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि आप ना चाहते हुए भी उनकी बातों पे आप सुनने के लिए मजबूर हो जाते हो। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता लगता कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि प्रेजेंटेशन, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप सामने वाली ऑडियंस का जो ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी होता है, ठीक। फिर कॉन्फिडेंस के साथ शुरू, बी ऑर्गेनाइज। बी ऑर्गेनाइज का मतलब कि हमें कैजुअल अप्रोच नहीं रखनी चाहिए, हमें फॉर्मल अप्रोच रखनी चाहिए। मैं जो भी बोल रही हूँ, जो भी कह रही हूँ, ये ना हो कि मैं यार यार कह के बातें कर रही हूँ, नहीं। मुझे बिल्कुल फॉर्मलिज्म अप्रोच के साथ, और जो भी कंटेंट मुझे पेश करना है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। मतलब कि अगर भ्रष्टाचार कैंसर से भी बुरा है तो पहले मुझे भ्रष्टाचार के बारे में बताना चाहिए, फिर मुझे कैंसर के बारे में बताना चाहिए, फिर मुझे दोनों में रिलेशनशिप बतानी चाहिए, फिर मुझे उसके कुछ एग्जाम्पल बताने चाहिए कि कैसे ये चीज हमारी सोसाइटी को खराब कर रहा है। फिर हमें वो एग्जाम्पल बताने चाहिए जो इसका प्रभाव होता है। मतलब कि भ्रष्टाचार की वजह से जो लोग के साथ बुरा होता है, लोग क्या बुरा सहते हैं, वो चीजें हमें बतानी चाहिए। मतलब हर चीज सीक्वेंस में चलना चाहिए। ओके। अतुल जायसवाल को कोई दिक्कत है बेटा? बताओ अतुल, आस्क। अतुल जायसवाल, यू आर रेजिंग योर हैंड। ये ऐसे ही रेज किया है, फीचर डिस्कवर कर रहे थे तो बेटा हैंड डाउन कर लो, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। वंदना पटेल, आस्क बेटा, आप पूछिए।
कोई डाउट वंदना? एक तो सबसे अच्छी बात है आप लोग बोलते नहीं है। मैम कुछ नहीं पूछना है, सब चेक कर रहे हैं। तो क्यों चेक करते हो यार, अपना भी टाइम वेस्ट करते हो, पूरी फ्लुएंसी खराब हो जाती है क्लास की, है ना? ठीक, तो मैंने अभी यस बताया मैम। कि बी ऑर्गेनाइज, मतलब हर चीजें हम लोग को सीक्वेंस में लेके जानी चाहिए, है ना? इससे क्या होता है कि हम एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट कर पाते हैं, और कनेक्ट करते 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 हम अंत में पहुंच जाते हैं। ओके, देन पे अटेंशन टू द नॉन वर्बल बिहेवियर। बताइए नॉन वर्बल बिहेवियर क्या होता है क्लास? टेल व्हाट इज नॉन वर्बल बिहेवियर? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम हमारी लोग पूरा बॉडी डिस्कस लैंग्वेज, मैम मैम विदाउट वर्ड्स, जैसे हमारे फिजिकल अपीयरेंस, आईज वाइज, ये सारे और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज ना, कि हम कैसे खड़े हैं। अगर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमें कैसे खड़े होना चाहिए? हमें बिल्कुल अटेंशन पोज में खड़े होना चाहिए, कि मतलब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कंधा लटका के खड़े हैं, या हाथ मोड़ के बातें कर रहे हैं, या तो फिर सर पे हाथ रख के प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो क्या ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं? नो मैम। नहीं, हमें अटेंशन दे, हमें अपने नॉन वर्बल बिहेवियर पे भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। मतलब अननेसेसरी आप स्माइल ना करिए, अननेसेसरी आप गुस्सा भी मत करिए। जैसी सिचुएशन है, जैसा आप बोल रहे हैं, उस हिसाब से आपको चीजें प्रेजेंट करनी चाहिए, और अपनी टोन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कहीं कुछ एक्साइटिंग आ रहा है तो अपने वॉइस की पिच को बढ़ा दीजिए, कहीं आप कुछ बुरा बता रहे हो तो अपनी वॉइस की पिच को स्लो कर लीजिए। मतलब जैसे जैसे आपके शब्द हैं, वैसे वैसे आपकी नॉन वर्बल बिहेवियर भी उस पूरे शब्दों को जस्टिफाई करना चाहिए। आपके हैंड के मूवमेंट्स, आपका हमेशा ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऊपर छत पे देख के पूरी प्रेजेंटेशन देख के चले जा रहे हैं, नहीं। हमें we have to make a proper eye contact with our audience. Okay, so this was all about the 4 P's of presentation. Presentation के 4 P क्या होते हैं? planning, preparation, practice and perform. किसी को कोई दिक्कत इन चारों P's में? और presentation क्या होती है? कोई दिक्कत? नो मैम। नो समझ मैम। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट यस मोस्ट मैम। इम्पोर्टेंट थिंग, समझ में आया यस कि नहीं? गर्ल्स यस ऑल्सो, मैम। गर्ल्स बताइए, आ गया? कोई डाउट? अगर मेरे पढ़ाने में कोई भी डाउट होता हो, ऐसा लगता हो कि मैम ये पॉइंट नहीं है अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हैं, या फिर इस पॉइंट को हमें दोबारा समझना है, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक? बिकॉज कोई भी पर्सन 100% एफिशिएंट नहीं होता है।